सभी दोस्तों को नमस्कार। जीबी एजुकेशन की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो, हम जिस टॉपिक या विषय वस्तु को लेकर चर्चा कर रहे थे उस टॉपिक का नाम है व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी। इसका एक वीडियो अपन ने पहले अपलोड किया था जिसमें अपनी व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व की कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को लेकर चर्चा हुई थी। और उस वीडियो में अपन ने ये समझ लिया था कि व्यक्तित्व कहते किसे हैं। आज के वीडियो में अपन देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। आज का जो संपूर्ण वीडियो है वो इसी टॉपिक पर आधारित रहेगा कि व्यक्तित्व अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को अलग अलग आधार पर बांटा है, अलग अलग आधार पर वर्गीकरण किया है। तो देखो, पर्सनैलिटी एक बार थोड़ा सा एक वर्ड में दोबारा बोलूंगा पिछले वीडियो का कि व्यक्तित्व कहते किसे हैं। तो कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अपन बाहर से देखें, उसके रूप, रंग, आकार, उसकी लंबाई को अपन देखते हैं, उसके बाद आप उसके आंतरिक गुणों को देखते हैं। तो उसका बाहरी रूप रंग प्लस उसके आंतरिक गुण, इन दोनों के संगठन को ही हम उस व्यक्ति का क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। तो ये व्यक्तित्व के अर्थ को लेकर अपनी चर्चा हुई थी। अगर व्यक्तित्व के प्रकारों को लेकर अपन चर्चा करें तो एक तो पश्चिमी विचारक हैं, पाश्चात्य विचारकों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। फिर अपन बात करेंगे भारतीय विचारकों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। और फिर अपन बात करेंगे आधुनिक विचारकों के आधार पर। तो सबसे पहले उन पाश्चात्य विचारकों या पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों की बात करेंगे जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इनमें सबसे पहले अपन लेंगे किसको, क्रेचमर, या जिसे अपन कहते हैं क्रेसमर। क्रेचमर या क्रेसमर ने शारीरिक बनावट के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। किसके आधार पर? शारीरिक बनावट के आधार पर। क्रेचमर ने कहा कि कुछ व्यक्ति तो एकदम दुबले पतले और लंबे होते हैं, एक प्रकार तो ये हो गया। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो एकदम सुडोलकाय होते हैं, खिलाड़ी प्रवृत्ति के होते हैं, एकदम हष्ट पुष्ट, मतलब ठीक बॉडी लैंग्वेज इनकी अपन मान सकते हैं। और तीसरे वो व्यक्ति होते हैं जो एकदम टिगने होते हैं, नाटे होते हैं, नाटे गांटे और मोटे टाइप के जो होते हैं ना, तीसरा वो हो गया। तो 3 प्रकार के हो गए, एक तो पतले और लंबे, दूसरे सुडोलकाय खिलाड़ी प्रवृत्ति के, और तीसरे हो गए नाटे व्यक्ति। इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था क्रेचमर या क्रेसमर ने, वो किया था किसके आधार पर? शारीरिक आधार पर। और व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। पहला जो व्यक्तित्व का प्रकार इन्होंने बताया वो था एस्थेनिक, दूसरा था एथलेटिक्स, और तीसरा व्यक्तित्व का प्रकार इन्होंने बताया क्या? पिकनिक। इसका आपको इंग्लिश वर्जन ही ध्यान रखना है, इसमें हिंदी के कई वर्ड बन सकते हैं। जैसे एस्थेनिक अपन कहते हैं एकदम दुबले पतले और जो लंबा होता है ना, उसे कहते हैं, हिंदी में इसको कह सकते हैं क्षीणकाय। क्षीणकाय का मतलब हो गया कमजोर शरीर वाला, दुबला पतला और लंबा। एथलेटिक को अपन कह सकते हैं खिलाड़ी प्रवृत्ति वाला, मतलब एकदम सुडोलकाय। खिलाड़ी प्रवृत्ति काय कह दो या सुडोल काय कह दो। और पिकनिक को कहते हैं क्या? एकदम जो नाटा व्यक्ति आता है ना, गोलाकाय, जिसे अपन कह सकते हैं गोल शरीर वाला। क्यों? तो ये तो किसका वर्गीकरण था? क्रेचमर या क्रेसमर का। इसके साथ ही एक वर्गीकरण और देखेंगे अपन, दूसरा वर्गीकरण अपन लेंगे किसका? सेल्डन का। सेल्डन ने भी व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। पहला इन्होंने बता दिया लंबाकार, दूसरा इन्होंने बता दिया क्या? आयताकार, तीसरा सेल्डन ने बताया क्या? गोलाकार। समझ गए बात? अब ध्यान रखना, देखो कुछ विशेष बातें जो ध्यान रखनी है आपको। क्रेचमर या क्रेसमर ने भी शारीरिक रचना या शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। सेल्डन ने भी शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। दोनों का वर्गीकरण लगभग समान है। एस्थेनिक एकदम लंबा पतला, इसका हो गया लंबाकार।
एथलेटिक खिलाड़ी प्रवृत्ति का, वो हो गया आयताकार। पिकनिक एकदम गोलाकार नाटा व्यक्ति। तो हिंदी वाले वर्डों में देखो लगभग समानता है। आपको इसके भी इंग्लिश वर्जन ध्यान रखने, इसके भी शेल्डन के भी इंग्लिश वर्ड ध्यान रखने। लंबाकार को तो कहा इन्होंने क्या, एक्टोमार्फिया। क्या कहते हैं, एक्टोमार्फिया। आयताकार को क्या कहते हैं, मेसोमार्फिया। गोलाकार को क्या कहते हैं, एंडोमार्फिया। तो ये जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है शेल्डन का और क्रेसमर का, दोनों ने 3-3 प्रकार बताए। हिंदी वर्जन चाहे आपसे याद हो चाहे नहीं हो, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी होना तो अपने को ये जो इंग्लिश वर्ड है ना इनके ये याद करने। क्यों, क्योंकि हिंदी वर्ड हो सकता है और भी आ जाएं, लेकिन इंग्लिश वर्ड इसके ये रहते हैं। ये 3 प्रकार इसके हो गए, ये 3 प्रकार इसके हो गए। तो अपन ने अब तक 2 विद्वानों की बात की है, किस किस की, क्रेचमर की और दूसरा शेल्डन की। अभी अपन केवल पश्चिमी विचारकों की बात कर रहे हैं। पश्चिमी विचारकों में से 2 विचारकों की बात हो चुकी है अपनी। अब तीसरा विचारक लेंगे अपन, स्प्रेंजर। व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाला जो तीसरा विचारक है उनका क्या नाम है, स्प्रेंजर कह दो चाहे इसी को स्प्रेंगर भी लिखा हुआ मिलता है। देखो स्प्रेंगर या स्प्रेंजर ने एक पुस्तक लिखी थी, इनकी किताब का नाम था क्या, टाइप्स ऑफ ए मैन, कि व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। इस पुस्तक में स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। कितने प्रकार के व्यक्ति बताए, 6 प्रकार के व्यक्ति बताए। किस आधार पर बताए, समाज शास्त्रीय आधार पर। किस आधार पर, समाज शास्त्रीय आधार पर। ये ध्यान रखना, जैसे अपन ने पहले 2 की बात की थी, पहला विचारक लिया था अपन ने क्रेचमर या क्रेसमर, दूसरा विचारक लिया था अपन शेल्डन। उन दोनों विचारकों ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था वो शारीरिक आधार पर किया था, और स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर किया है, समाज शास्त्रीय आधार पर किया है। आज समाज शास्त्रीय आधार पर इन्होंने जो व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए उनके बारे में सुनना। पहला इन्होंने बताया क्या, सैद्धांतिक। सैद्धांतिक व्यक्तित्व है। दूसरा बताया उन्होंने क्या, सौंदर्यात्मक। तीसरा बताया उन्होंने आर्थिक। चौथा सामाजिक। पांचवा धार्मिक और छठवां राजनीतिक। राजनीतिक या राजनीतिक। ये व्यक्तित्व के कितने प्रकार बता दिए, 6 प्रकार बता दिए। किसने बताए ये 6 प्रकार, स्पेंजर ने अपनी पुस्तक कौन सी, टाइप ऑफ मैन में। अब देखो इनकी प्रकृति कैसी होती है। सैद्धांतिक व्यक्तित्व का धनी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो नियमों और सिद्धांतों में विश्वास रखता है। जीवन के प्रत्येक स्टेप पर वो नियमों के अनुसार चलता है, नियमों के अनुसार कार्य करता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सिद्धांतों और नियमों में विश्वास रखता हो, उसे कैसा व्यक्तित्व माना गया है, सैद्धांतिक व्यक्तित्व माना गया है। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह बुद्धिमान लोगों को पसंद करता है, बुद्धिमान लोगों के साथ उठना बैठना उसे ज्यादा पसंद रहता है। समझ गए बात। ध्यान देने वाली बात यही है इसमें इंपॉर्टेंट, कि यह व्यक्ति सिद्धांतों और नियमों के अनुसार कार्य करना पसंद करता है, बुद्धिमान लोगों को ज्यादा पसंद करता है। समझ गए बात। दूसरा है सौंदर्यात्मक। इस प्रकार का अगर किसी का व्यक्तित्व होता है वह व्यक्ति हमेशा प्रकृति प्रेमी होता है। एक तो ऐसा व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होता है, दूसरा ऐसा व्यक्ति कला प्रेमी होता है। कला प्रेमी मतलब मूर्ति कला में विश्वास रखता है, मूर्ति कला ज्यादा पसंद है, किसी को चित्रकला ज्यादा पसंद है, किसी को संगीत कला ज्यादा पसंद है। तो जो कला या सौंदर्य या प्रकृति में रुचि रखता है ऐसे व्यक्तित्व को कौन सा व्यक्तित्व माना जाता है, सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व माना जाता है।
व्यक्तित्व अपन किसे मानते हैं? ऐसा व्यक्ति जो धन संग्रह में ज्यादा विश्वास रखता हो, उसकी धन का संग्रह करने में ज्यादा रुचि रहती है, उसे अपन कैसा व्यक्तित्व का धनी मानते हैं? आर्थिक व्यक्तित्व का धनी मानते हैं उसे अपन। सामाजिक व्यक्तित्व किसे कहते हैं? देखो, समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खुद के हित की बजाय दूसरों के हित को ज्यादा महत्व देते हैं। उनमें दया, सहानुभूति, परोपकारिता की भावना, ऐसी भावना कूट कूट कर भरी होती है। मतलब कहने का यही है कि खुद से ज्यादा दूसरों को महत्व देना, खुद के हित की बजाय दूसरे के हित को ज्यादा महत्व देना, ऐसे व्यक्तित्व के धनी किसमें आएंगे? सामाजिक व्यक्तित्व में आएंगे। धार्मिक व्यक्तित्व जो धर्म, पूजा पाठ, ईश्वर, इनमें ज्यादा विश्वास रखता हो, उसे कौन सा व्यक्तित्व माना गया है? धार्मिक व्यक्तित्व है। और जो व्यक्ति दांव पेच, कूटनीति, इनको ज्यादा अपनाता है, वह किस प्रकार का होता है? राजनीतिक व्यक्तित्व का धनी। अब कुछ व्यवसाय के आधार पर अपन उदाहरण लेंगे। जैसे सैद्धांतिक व्यक्तित्व में मुख्य रूप से लिया जाता है अपन कवि और लेखक को। समझ गए बात? इसका मैंने अर्थ बताया था आपको। सैद्धांतिक व्यक्तित्व किसे हम कहते हैं? जो अपने सिद्धांतों और नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, जो बुद्धिमान लोगों के साथ रहना पसंद करें, जो बुद्धिमान लोगों को ज्यादा तवज्जो दें अपने लाइफ में, उसका व्यक्तित्व कैसा माना जाता है? सैद्धांतिक। और इस व्यक्तित्व के धनी कौन होते हैं? मुख्यतः कवि और लेखक। सौंदर्यात्मक में जो प्रकृति प्रेमी होते हैं और जो कला प्रेमी होते हैं, कला प्रेमी होने के कारण इसमें आ जाएगा मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार, जो भी फिल्म बनाने वाले हैं, जो भी है ना, जो कला में से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो किसमें आएंगे? सौंदर्यात्मक में। आर्थिक, जो किसको ज्यादा महत्व देते हैं? पैसों को ज्यादा महत्व देते हैं। मतलब जो व्यापारी वर्ग है वो किसमें आएगा? आर्थिक व्यक्तित्व में आता है। सामाजिक व्यक्तित्व में मैंने आपको कहा था, सामाजिक में किसे मानते हैं अपन? जो खुद के हितों की बजाय दूसरों के हित को ज्यादा महत्व देता है। दया, सहानुभूति, परोपकारिता की भावना जिसमें ज्यादा होती है। तो इसमें मुख्यतः आते हैं कौन? समाज सेवक। समझ के बात? धार्मिक, जो धार्मिक कार्यों में, ईश्वर में, इनमें ज्यादा विश्वास रखते हैं, जैसे पंडित, मौलवी आदि, ये किसमें आएंगे? धार्मिक व्यक्तित्व में आएंगे। और राजनीतिक व्यक्तित्व में जो दांवपेच, कूटनीति ज्यादा अपनाता हो, इसमें आ जाएंगे राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी। राजनीतिज्ञ भी इसी श्रेणी में आते हैं। और कौन आते हैं इसमें? प्रशासनिक अधिकारी। समझ गए बात? तो ये कुछ उदाहरण हैं, वो भी आप साथ में ध्यान रख लेना। और ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण हो गया किसके अनुसार? स्प्रेंजर या स्प्रेंगर के अनुसार। इसके बाद में अपन बात करें, एक पाश्चात्य विचारक और है जिसका नाम है जुंग या युंग। अगला जो पाश्चात्य विचारक है उसका नाम है जुंग या युंग। जुंग या युंग ने, देखो, इसने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया वो किया किस आधार पर? मनोवैज्ञानिक आधार पर। देखो, व्यक्तित्व का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शानदार जो वर्गीकरण माना जाता है वो किसका माना जाता है? जुंग, या इसी को कह सकते हैं अपन क्या? युंग। अलग अलग नहीं थे, एक ही नाम है, एक ही विद्वान के दो नाम है, जुंग कह दो चाहे युंग कह दो। इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया किसके आधार पर? मनोवैज्ञानिक आधार पर। मनोवैज्ञानिक आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। एक तो अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए इसने। अब देखो, अंतर्मुखी तो क्या होता है? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं बहुत कम बोलते हैं, लज्जाशील होते हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं, समाज में घुल मिल नहीं पाते हैं। समझ के बात? ऐसा व्यक्तित्व कौन सा होता है? अंतर्मुखी होता है। दोबारा सुनना,
संकोची स्वभाव के होते हैं, लज्जाशील होते हैं, मतलब शर्म आती है उनको बातचीत करने में, दूसरों के साथ कम घुल मिल पाते हैं, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किस समूह में माने जाएंगे? अंतर्मुखी में। समझ गए बात। दूसरा वर्गीकरण अपन चर्चा करें कौन सा? बहिर्मुखी। बहुत ज्यादा बोलने वाले, हर किसी के साथ घुलने मिलने वाले, इस प्रकार के व्यक्तित्व को अपन किस में शामिल करते हैं? बहिर्मुखी में शामिल करते हैं। अब इन दोनों में एक छोटा सा अंतर और अपन देखें। अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व के होते हैं, हो सकता है ज्यादातर इनमें से असामाजिक प्रवृत्ति के हों, मतलब समाज में वो घुल मिल न पाए। इनकी तुलना में जो बहिर्मुखी होते हैं वो ज्यादातर सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं, समाज के साथ ज्यादा तालमेल वो बिठा पाते हैं। तो ये दो प्रकार हो गए। तीसरा होता है उभयमुखी। उभयमुखी में कुछ गुण अंतर्मुखी के होते हैं, कुछ गुण बहिर्मुखी के होते हैं। अब अगर इन तीनों में अपन बात करें सबसे अच्छा व्यक्तित्व कौन सा माना जाएगा, तो इनमें सबसे अच्छा माना जाएगा कौन सा? उभयमुखी। क्योंकि उभयमुखी जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व उभयमुखी श्रेणी का माना जाता है, इसका मतलब वो ना तो ज्यादा बोलेगा ना कम बोलेगा, जहां उसको जितना बोलने की आवश्यकता हो उतना ही बात करेगा, उतना ही बोलेगा। इसका मतलब उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? उभयमुखी। अब प्रोफेशन के अनुसार या व्यवसाय के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तित्व है तो किसका सबसे बेस्ट माना जाता है? कवि या लेखक का। क्योंकि कवि या लेखक अपने विचार या भावनाएं किसके माध्यम से प्रकट करता है? अपनी कलम के माध्यम से प्रकट करता है। एकांत प्रियता उसको पसंद रहती है, वो किसी सामाजिक माहौल की बजाय खुद एकांत में बैठकर अपनी रचनाएं लिखने में विश्वास रखता है। तो कवि और लेखक को किस श्रेणी में माना जाता है? अंतर्मुखी। एक शिक्षक को बहुत जगह बहुत से समारोह में पूरी कक्ष में लगभग बोलना रहना पड़ता है, बोलता रहना पड़ता है। इसलिए शिक्षक के लिए सबसे अच्छा व्यक्तित्व कौन सा माना गया है? बहिर्मुखी। और एक जो नेता होता है जिसको जगह जगह भाषण देना पड़ता है, उसका भी कैसा व्यक्तित्व उचित रहता है? बहिर्मुखी। तो एक शिक्षक और नेता के लिए अच्छा व्यक्तित्व कौन सा माना गया है? बहिर्मुखी। जबकि ओवरऑल अपन देखें तो सबसे अच्छा व्यक्तित्व कौन सा माना गया है? उभयमुखी। ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके अनुसार हो गया? जुंग या यूंग के अनुसार। अब पाश्चात्य विचारकों के अनुसार अपन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब एक दो प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले प्रथम विचारक कौन थे? बताओ, शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले प्रथम विचारक कौन थे? तो अपना आंसर आएगा क्रेचमर। क्यों? अगर शारीरिक रचना शब्द को उठा दें, केवल ये आए कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले प्रथम विचारक कौन थे, तब अपना आंसर होगा क्या? हिप्पोक्रेट्स। हालांकि हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व का पहली बार वर्गीकरण किया था किसने? हिप्पोक्रेट्स ने। समझ गए बात? केवल क्वेश्चन अपन यहां से पढ़ना स्टार्ट करें, व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले प्रथम विचारक कौन थे? क्या आंसर होगा? हिप्पोक्रेट्स। समझ गए बात? अब अपन आंसर क्वेश्चन पूरा पढ़ें। शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले प्रथम विचारक कौन थे? आंसर होगा क्या? क्रेचमर। इसी को कहते हैं अपन क्रेचमर। समझ गए बात? प्रथम विचारक, ये प्रथम हटा दे। अब क्वेश्चन पढ़ो, शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले विचारक कौन थे? तब दो विचारक आएंगे, एक तो आएगा क्रेचमर और दूसरा कौन होगा? सेल्डन। क्योंकि इन दोनों के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके आधार पर था? शारीरिक रचना के आधार पर था। समझ गए बात? अगर आपसे पूछा जाए समाज शास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले विचारक कौन थे, तब आंसर क्या आएगा? स्प्रेंगर। आपसे पूछा जाए मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले, तो अपना आंसर आएगा जुंग या यूंग।
अगर आपसे पूछा जाए, एक वर्ड अपन ने अभी तक काम में नहीं लिया, क्वेश्चन है अंतः क्रिया के आधार पर, अंतः क्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले विचारक कौन थे? अब इसका आप सोच समझ के आंसर दो। देखें, इसका आंसर आएगा क्या? युंग या जुंग। समझ के बात क्यों आएगा? देखो, समाज में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ जो संपर्क स्थापित किया जाता है, जो बातचीत की जाती है, उसे तो अपन अंतःक्रिया कहते हैं। समाज में एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ जो अंतःक्रिया होती है उसके तीन तरीके हैं। कई तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं, इसका मतलब समाज के दूसरों व्यक्तियों के साथ उसकी अंतःक्रिया बहुत कमजोर होगी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले की समाज के दूसरे लोगों के साथ अंतःक्रिया बहुत ज्यादा शानदार रहेगी, और उभयमुखी व्यक्तित्व वाले की अंतःक्रिया नॉर्मल रहेगी। तो ये जो वर्गीकरण था मनोवैज्ञानिक आधार पर तो माना ही गया है। अपन ये भी कह सकते हैं कि अंतःक्रिया के आधार पर भी ये क्या था? व्यक्तित्व का विभाजन था। तो इसका आंसर क्या आएगा? युंग या जुंग। तो ये अपन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण देखा किसके आधार पर? पाश्चात्य विचारकों के आधार पर। अब अपन व्यक्तित्व का वर्गीकरण देखें किसके आधार पर? भारतीय विचारकों के आधार पर या भारतीय विचारधारा के आधार पर व्यक्तित्व है। तो देखो भारतीय आधार पर अपन व्यक्तित्व की बात करें ना, तो व्यक्तित्व माना गया है। यहाँ देखो अपन अलग अलग विद्वानों की बात नहीं करेंगे, यहाँ अपन एक साथ लेंगे। तीन प्रकार का व्यक्तित्व माना गया है। पहला अपन कह सकते हैं सतोगुणी, दूसरा अपन कह सकते हैं क्या? रजोगुणी, और तीसरा कह सकते हैं अपन क्या? तमोगुणी। समझ गए बात? कैसे? देखो, हमारा एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ जो हिंदुओं का एक आदर्श और धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, भगवत गीता। भगवत गीता का जो 14वां अध्याय है, उस 14वें अध्याय के 9वें श्लोक में व्यक्ति में 3 गुण माने गए हैं। व्यक्ति के कितने गुण माने गए हैं? 3 गुण। कि किसी व्यक्ति में ये गुण ज्यादा होता है, किसी में ये गुण ज्यादा होता है, किसी में ये गुण ज्यादा होता है। तो उन गुणों के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व मान लिए गए। कहां पे? भगवत गीता में। और उसी भगवत गीता के आधार पर ये भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का क्या माना गया है? विभाजन माना गया है। एक तो वह व्यक्तित्व माना गया है सतोगुणी, मतलब सात्विक प्रवृत्ति का। इसमें केवल गुण ही गुण होंगे। जो सच्चा साधु सन्यासी आता है वो किसमें शामिल होता है? सतोगुणी व्यक्तित्व में शामिल होता है। और जो तामसी प्रवृत्ति का आता है, तामसी प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति का आता है, वो किसमें शामिल होता है? तमोगुणी। मतलब इसमें क्या आता है? अवगुण ही अवगुण आते हैं। और रजोगुणी में ज्यादातर व्यक्ति अपने जैसे जो सांसारिक व्यक्ति जो हैं, ज्यादातर आप जो लोग तैयारी कर रहे हो, जाए हम लोग जो तैयारी करवाने वाले मान लो, ज्यादातर जो सांसारिक जीवन में जो लोग बाग रहते हैं उनमें कुछ गुण भी पाए जाते हैं, तो उनमें कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं। वो किस श्रेणी में आते हैं? रजोगुणी श्रेणी में आते हैं। तो ये भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। अब व्यक्तित्व का अंतिम जो विभाजन आता है वह है आधुनिक दृष्टिकोण से। तो अब देखना, ध्यान रखना, आपने 3 दृष्टिकोण लिए। एक तो सबसे पहले पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार चर्चा हुई, फिर भारतीय दृष्टिकोण से चर्चा हुई, और अब व्यक्तित्व के प्रकार देखेंगे अपन किससे? आधुनिक दृष्टिकोण से। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार माने गए। एक तो विचारशील, दूसरा माना गया है कर्मशील, और तीसरा माना गया है क्या? भावुक। देखो, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्लानिंग करते हैं, विचार करते हैं, अब की बार रिट की वैकेंसी आ गई है, इस वैकेंसी में इतनी शानदार तैयारी करेंगे कि इसमें तो अपना सिलेक्शन होगा ही होगा। किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे ने फाइनल विचार कर लिया।
विचार करता रहा, इतने में एग्जाम आ गई, एग्जाम पूरी हो भी गई। फिर पता चला कि दोबारा वैकेंसी आ गई, फिर वो बच्चा विचार करता है कि हाँ भाई अब की बार तो तैयारी करनी ही करनी है। फिर वो विचारों में अटक जाता है, केवल विचार करता है और विचारों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे कहते हैं कौन सा व्यक्तित्व है? विचारशील व्यक्तित्व है। समझ के बाद, और जैसा विचार है उसके अकॉर्डिंग कर्म कर ले, कार्य कर ले, उसे कैसा व्यक्तित्व कहते हैं? कर्मशील व्यक्तित्व है। समझ के बाद, तीसरा उस प्रकार का व्यक्तित्व आता है जिसमें इमोशन या भावनाएं ज्यादा होती हैं। समझ के बाद, उसे कैसा व्यक्तित्व कहेंगे? अपन भावुक व्यक्तित्व कहेंगे। हालांकि देखो, ज्यादा भावुक व्यक्तित्व भी गलत व्यक्तित्व माना जाता है, लेकिन आजकल जब एक अमेरिका का विद्वान है, अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था डेनियल गोलमैन, उन्होंने जो संवेगों का या भावनाओं का उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। उन्होंने अपनी पुस्तक में भावनाओं को ज्यादा महत्व दिया कि भावनाएं, जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा भावनाएं होंगी, जितने ज्यादा इमोशन होंगे, वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा? सफल होता जाएगा। भावनाओं के बारे में अपन चर्चा संवेगात्मक बुद्धि में ही कंप्लीट करेंगे। समझ के बाद, अब हमें यही ध्यान रखना है कि आधुनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के कितने प्रकार माने गए हैं? 3 प्रकार माने गए हैं। अब अलग से अपन एक लास्ट पॉइंट और देखेंगे कि सबसे उचित व्यक्तित्व किसे माना गया है। सबसे उचित व्यक्तित्व माना गया है संवेगीय स्तर, मतलब इमोशनली बैलेंस। अगर किसी व्यक्ति में इमोशन हो, लेकिन इमोशन भी एक निश्चित बैलेंस में हो, निश्चित संतुलन में हो, ये नहीं कि अगर किसी में इमोशन आ गए कि हाँ भाई रोने का समय आ गया और वो भीड़ में ही जोर जोर से रो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमोशन पे हमें, हमारे इमोशन पे, हमारी भावनाओं पे हमारा खुद का नियंत्रण भी रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में अपने इमोशन है, अगर किसी व्यक्ति में इमोशन है और वो एक संतुलित स्तर के हैं, तो वह व्यक्तित्व सबसे बेस्ट व्यक्तित्व माना गया है। अब तक अपन ने जो भी चर्चा की उसके आधार पर अगर कहीं भी अपने से सबसे उचित व्यक्तित्व पूछा जाए और ये ऑप्शन में हो, तो सही आंसर क्या होगा? यही होगा, क्योंकि सबसे बेस्ट व्यक्तित्व कौन सा माना गया है? जिसमें इमोशन भी हो, लेकिन इमोशन भी एक बैलेंस रूप में हो। समझ के बाद, तो आज की अपनी चर्चा हुई है व्यक्तित्व के प्रकारों को लेकर। इसका जो नेक्स्ट अपना जो अगला वीडियो बनाएंगे, देखो सिगमंड फ्राइड एक वियना के विचारक थे, मनोवैज्ञानिक थे। सिगमंड फ्राइड अपन बाल विकास, अपने रिट में भी एक पहली यूनिट आती है बाल विकास में भी सिगमंड फ्राइड की महत्वपूर्ण भूमिका है। मूल प्रवृत्ति अपन पढ़ते हैं, वहां भी सिगमंड फ्राइड को अपने को पढ़ना पड़ता है। व्यक्तित्व, आज जो अपना टॉपिक चल रहा है व्यक्तित्व, इसमें भी सिगमंड फ्राइड को अपने को पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट जो अपन क्लास लेंगे, जो टॉपिक लेंगे, उसमें सिगमंड फ्राइड को लेकर अपन एक संपूर्ण चर्चा करेंगे। समझ गए बात? क्यों? क्योंकि सिगमंड फ्राइड को अपन टुकड़ों में पढ़ेंगे। व्यक्तित्व में अपने को सिगमंड फ्राइड पढ़ना पड़ेगा, विकास में अपने को सिगमंड फ्राइड पढ़ना पड़ेगा, मूल प्रवृत्तियों में अपने को सिगमंड फ्राइड पढ़ना पड़ेगा। तो अलग अलग टुकड़ों में पढ़ने की बजाय हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीट सिगमंड फ्राइड से लेकर अपनी चर्चा हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपनी मुलाकात होगी व्यक्तित्व के अगले टॉपिक में सिगमंड फ्राइड को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।